सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने वैद्युत संयोजकता के बारे में पढ़ा तथा वैद्युत संयोजकता के पश्चात बने हुए आयनिक क्रिस्टलों और उनके क्रिस्टल जालकों के बारे में पढ़ा। आयनिक क्रिस्टल जो क्रिस्टल जालक बनाते हैं उनकी जल में विलेयता या क्रिस्टल जालक की जो ऊर्जा होती है उसको मूलतः परिभाषित करने के लिए बार्न-हैबर चक्र का उपयोग किया जाता है। इस चक्र में दिए गए आयनिक पदार्थ के एक मोल के निर्माण में निहित समस्त ऊर्जा परिवर्तनों पर विचार करते हैं। सभी प्रकार की निहित ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग प्राप्त किया जाता है और प्राप्त योग पदार्थ के एक मोल संभवन ऊर्जा की गणना में सहायक होती है। इसका मान प्रायः ऋणात्मक आता है क्योंकि आयनिक आबंध के निर्माण में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अर्थात आबंध के निर्माण में निकाय की स्थितिज ऊर्जा का ह्रास होता है। इस बार्न-हैबर चक्र को सोडियम क्लोराइड के सोडियम तथा क्लोरीन की संभवन ऊर्जा के द्वारा समझा जा सकता है। देखते हैं, सोडियम ठोस अवस्था में होता है, ऊर्ध्वपातित होकर गैस अवस्था में आता है तो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद आयनिक अवस्था से गैसीय अवस्था में इसका आयनन होता है तो आयनन ऊर्जा उत्पन्न होती है। वैसे ही क्लोरीन गैसीय अवस्था में है लेकिन आणविक अवस्था में होती है तो पहले ये वियोजित होती है क्लोरीन परमाणु में, तो यहाँ पर क्लोरीन की वियोजन ऊर्जा हुई और उसके बाद फिर इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन का योग आयनन इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी भी प्राप्त होती है। इसके बाद तो ये दोनों गैसीय अवस्था में जुड़ करके सोडियम क्लोराइड की ठोस क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर जालक ऊर्जा निकलती है। अब यहाँ दिया हुआ है डेल्टा सब्लिमेशन H ये ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी है, I E आयनन ऊर्जा है, डेल्टा डिसोसिएशन H0 ये क्लोरीन की वियोजन एंथैल्पी है, डेल्टा Eg H0 क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है और U सोडियम क्लोराइड की जालक ऊर्जा है। तो बार्न-हैबर चक्र जो है वो कहता है कि इन सब ऊर्जाओं का योग उसकी संभवन ऊर्जा होती है। यही है, संपूर्ण अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊष्मा ही सोडियम क्लोराइड की संभवन ऊर्जा होगी। इसको इस समीकरण के द्वारा डेल्टा F H0 इज इक्वल टू प्लस डेल्टा SU सब्लिमेशन H0 प्लस IE प्लस हाफ डेल्टा डिसोसिएशन H0 प्लस डेल्टा Eg H0 प्लस U। इसमें जालक ऊर्जा को छोड़ करके शेष सभी राशियां ज्ञात हैं। यौगिक की जालक ऊर्जा के मान की गणना इस समीकरण से हम कर सकते हैं। तो यह है बार्न-हैबर चक्र। बार्न-हैबर चक्र का मतलब किसी एक जालक के निर्माण में जितनी भी ऊर्जाएं प्राप्त होती है उन ऊर्जाओं का योग ही किसी पदार्थ की संभवन ऊर्जा होती है।
अब देखते हैं दूसरे प्रकार का बंध, सहसंयोजक आबंध या सहसंयोजक बंध। परमाणुओं के द्वारा अपने अष्टक के निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा जो बंध बनते हैं उनको सहसंयोजी बंध कहा जाता है। अगर लुई बिंदु संरचना के क्रम में देखा जाए तो ए की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, बी की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया और साझेदारी करने के बाद अपने बीच दोनों इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बंध का निर्माण किया। इस बंध को डैश के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। लिखा हुआ है जब दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो सहसंयोजक बंध बनता है। ये एकल बंध होता है। जैसे हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इनके मध्य एकल बंध बना। ऐसे ही अगर दो या तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो द्विबंध या त्रिबंध बनता है। चित्र में दिखाया गया है ऑक्सीजन के बीच दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, इसलिए इनके बीच में द्विबंध, और नाइट्रोजन के बीच में तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा है, इसलिए नाइट्रोजन त्रिबंध बनता है। एकल, द्वि तथा त्रि आबंधों में साझे में प्रयुक्त कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 2, 4 और 6 होती है। प्रयुक्त सभी इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के अंग होते हैं। अब देखते हैं इनके कुछ लक्षण। जिन यौगिकों में केवल सहसंयोजक बंध होते हैं उन्हें सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे मीथेन, किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की सहसंयोजकता कहलाती है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा बनाए गए सहसंयोजक बंधों की संख्या उसकी सहसंयोजकता के बराबर होगी। जब किसी एक ही अधातु तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं या दो भिन्न अधातु तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके मध्य बने बंध सहसंयोजक आबंध होते हैं। उपरोक्त प्रथम दशा में सहसंयोजक आबंध बनाने में प्रयुक्त परमाणुओं की ऋण विद्युताएं समान होती हैं तथा दूसरी दशा में परमाणुओं की ऋण विद्युताओं में अधिक अंतर नहीं होता है। अतः सहसंयोजक बंध प्रायः तभी बनते हैं जब दोनों परमाणुओं की ऋण विद्युताओं में अधिक अंतर नहीं होता है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर लेना लाभप्रद रहेगा कि धातुओं की ऋण विद्युताओं में अधिक अंतर न होने के बावजूद उनके मध्य परमाणुओं में बने बंध सहसंयोजी नहीं होते हैं। धातुओं के परमाणुओं के मध्य बने बंधों को धात्विक बंध भी कहा जाता है। अब इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसा कि ऊपर भी देखा गया, हाइड्रोजन का बंध एक एक इलेक्ट्रॉन को का साझा करके, ऑक्सीजन का बंध भी हमने आपको दिखा दिया था ऊपर, द्विबंध बनता है। नाइट्रोजन में त्रिबंध बनता है। अब ऊपर तो द्विपरमाणु अणु थे, सम परमाणु थे, अब कुछ विषम परमाणु देखो। HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा है।
हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। इसने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, जिससे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के अष्टक पूरा हो गए। हाइड्रोजन ने हीलियम की संरचना और क्लोरीन ने नियान की संरचना प्राप्त कर ली, लेकिन इस प्रयास में उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इसलिए इनके मध्य एकल बंध बना। वैसे ही H2O में देखो, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे हीलियम की संरचना प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए 2 हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करते हैं, जिससे इन तीनों के मध्य सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन नियान की संरचना और दोनों हाइड्रोजन हीलियम की संरचना प्राप्त करके अपने मध्य एकल बंधों का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे ही अमोनिया है। अमोनिया में नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 हाइड्रोजन जिनकी बाहरी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन हैं, वो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉनों से साझा करके प्रत्येक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध का निर्माण करते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन का अष्टक भी पूरा होता है, ये नियान की संरचना प्राप्त कर लेता है और हाइड्रोजन के भी अष्टक पूरा हो जाते हैं, ये हाइड्रोजन के हीलियम की संरचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। मीथेन में देखते हैं। मीथेन में कार्बन का एक अणु हाइड्रोजन के एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ 4 एकल सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है। कार्बन परमाणु नियान की स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना को प्राप्त करने के लिए 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इस प्रकार कार्बन परमाणु के बाह्य कोश में 8 तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के बाह्य कोश में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कार्बन की संरचना नियान की और हाइड्रोजन की संरचना हीलियम की हो जाती है। अब इनके कुछ लक्षणों को देखते हैं। नंबर 1 है भौतिक अवस्था। सहसंयोजक यौगिकों के अणुओं के परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक आबंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। अतः सहसंयोजक यौगिकों के विभिन्न अणु एक दूसरे से इस प्रकार के आबंधों से नहीं जुड़ सकते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के विभिन्न अणु एक दूसरे से क्षीण वान डेर वाल बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। सामान्यतया अणुभार बढ़ने के साथ वान डेर वाल बलों में वृद्धि होने के कारण सहसंयोजक यौगिक ठोस, जैसे ठोस आयोडीन, ब्रोमीन की अवस्था द्रव है, फ्लोरीन और क्लोरीन की गैस है, ये तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के विभिन्न अणुओं को अलग अलग करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अभी ऊपर ही हमने बताया है कि ये आपस में केवल क्षीण वान डेर वाल बलों से जुड़े होते हैं, जिससे इसको अलग करने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। अतः इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। ये तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं, कारण ऊपर दिया हुआ है। मृदु वाष्पशील कम क्वथनांक वाले क्रिस्टल यौगिक जिनकी इकाई अणु होती है, जैसे सल्फर का है S8, फास्फोरस का है P4 और आयोडीन का है I2। अधिक गलनांक व क्वथनांक तथा चिकनाई रखने वाले समतल परतों वाले यौगिक ग्रेफाइट है।
बहुत अधिक गलनांक एवं क्वथनांक रखने वाले कठोर ठोस जैसे हीरा और कार्बोरंडम है। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं हैं वो इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं ही आणविक संरचनाएं ही इनके गलनांक और क्वथनांक के लिए जिम्मेवार होती हैं। जैसे ग्रेफाइट में खटकोणीय परतीय संरचना होती है, अणुओं के साथ साथ आपस की परतों के मध्य भी वान डेर वाल बल कार्य करता है। हीरा और कार्बोरंडम में कार्बन की चतुष्फलकीय संरचना होती है और उस चतुष्फलकीय संरचना को तोड़ने के लिए हमको बहुत अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है, अतः उसके गलनांक क्वथनांक अधिक होते हैं। अभी इसके और विलगित या गलित हो जाने पर सहसंयोजी यौगिक प्रायः आयनित नहीं होते हैं। आयनित न होने के कारण गलित या विलयन की अवस्था में भी ये सहसंयोजी यौगिकों ये विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक प्रायः जल तथा अन्य ध्रुवीय विलायकों में अविलेय तथा अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। कुछ कार्बनिक यौगिक जो कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, चीनी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जल में घुल जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल और हाइड्रोजन आयोडाइड आयनन के कारण विलेय हो जाते हैं। कुछ यौगिक जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये जल में आयनित हो जाता है। आगे, विलयित या गलित हो जाने पर सहसंयोजक यौगिक साधारणतया आयनित नहीं होते हैं। आयनित न होने के कारण गलित या विलयन की अवस्था में भी ये सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजी यौगिकों की प्रकृति दिशात्मक होती है, इसलिए इनकी एक विशेष ज्यामितीय आकृति होती है। जैसे एसिटिलीन रेखीय है, जल कोणीय, अमोनिया पिरामिडी और मीथेन समचतुष्फलकीय होता है। भंगुरता एवं कठोरता। सहसंयोजक यौगिक आणिक यौगिकों की तुलना में अधिक मृदु एवं कम भंगुर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सहसंयोजी यौगिकों के कुछ अन्य लक्षणों को कल देखेंगे। धन्यवाद।